को पढ़ेंगे अब। लेसन का नाम है सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि किसी वस्तु में गति की अवस्था क्या है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हम लोग बाद में जानेंगे। पहले ये जानना होगा कि मोशन क्या है या गति क्या है। गति को हम लोगों ने पहले में भी इसके पहले क्लास में पढ़े हैं कि कोई भी वस्तु गतिक अवस्था में तभी कहलाती है जब उस वस्तु की स्थिति एक निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलता हो, या कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ यदि परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं वस्तु गति की अवस्था में है। और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु गति की अवस्था में नहीं होता है, अर्थात वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए सोचा जाए या देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं जहाँ पे वस्तुएं गतिमान भी होती हैं और विरामावस्था में भी रहती हैं। वस्तु गतिक अवस्था में होने के लिए कंडीशन बताया गया कि वस्तु के स्थिति में परिवर्तन टाइम के साथ होना अनिवार्य है। ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जनरली देखते हैं हम लोग, जैसे वायुयान अगर स्पेस में गतिक अवस्था में है तो हम देखते हैं कि टाइम के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपकी अर्थ भी ये मूव करती है सन के अराउंड, रोटेशनल मोशन करती है, ऑर्बिटल मोशन भी करती है। तो इस तरीके से गतिक अवस्था में किसी वस्तु के होने की जो अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पे सरल रेखीय गति पढ़ना, चूँकि सरल रेखा में गति क्या होता है। सरल रेखीय गति को पढ़ने के लिए उसमें उसके किसी वस्तु के गतिमान अवस्था में आने के लिए उसमें फोर्स का होना अनिवार्य है। उस पर फोर्स लगा होगा तभी वस्तु गति की अवस्था में आएगी। अब वो किस फोर्स के अंतर्गत गतिमान है, यहाँ पर उसकी बात की जाएगी कि नहीं की जाएगी, उसकी हम बात करेंगे। वास्तव में पृथ्वी की बात कर लें, पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु गतिक अवस्था में है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कि रेस्ट में हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर, चूँकि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के रेफरेंस में देखते हैं। यदि दो व्यक्ति यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों तो उन्हें ये लगता है कि हम गतिक अवस्था में नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ब्रह्मांड में सारी वस्तुएं गतिमान है, जितनी वस्तुएं हैं सब गतिमान है, लेकिन जब उनको एक दूसरे के रिलेटिव देखा जाता है तो वे वस्तुएं गतिमान भी हो सकती हैं, अन्यथा विरामावस्था में भी हो सकती हैं। वो आपके ऑब्जर्वर पॉइंट पे डिपेंड करती हैं, किसके रिलेटिव आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं हैं वे सभी एक दूसरे के सापेक्ष रेस्ट में कहलाएंगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो स्पेस में है वहाँ से देखेगा तो चूँकि पूरी की पूरी पृथ्वी सन के अराउंड गतिमान है तो वो क्या कहेगा, वो तो यही कहेगा कि सब सारी की सारी वस्तुएं यहाँ पर एक मोशन में है, गति में है। ठीक है। इसलिए ये कन्फर्म होता है किसी भी वस्तु के गतिक अवस्था में होना या ना होना वो उसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे डिपेंड करता है, या ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये क्लियर है कि सभी वस्तुएं ब्रह्मांड में गतिमान हैं और इन वस्तुओं की गति का अध्ययन करने के लिए हम मैकेनिक्स का सहारा लेते हैं। मैकेनिक्स को आपको बार बार बताया गया है, इसका अर्थ होता है यांत्रिकी। ठीक है। तो मैकेनिक्स को क्या कहते हैं, यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या है, यांत्रिकी में आपको बताया गया था मैकेनिक्स में हम हमेशा हैवियर बॉडीज़ के मोशन और उनके बीच होने वाले इंटरेक्शन की घटना को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो मैकेनिक्स या यांत्रिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, ऐसी ब्रांच है जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है।
मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स है या यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें किसी वस्तु की गतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है। मैकेनिक्स में चूँकि वस्तुओं की गति किस तरीके से हो रही है, उसमें वस्तु की गति का जो मुख्य कारण है फोर्स होता है। फोर्स का अध्ययन, वहाँ पे फोर्स की बात की जा रही है कि नहीं की जा रही है, या फिर सिर्फ वस्तुओं की गति का ही अध्ययन करना है, फोर्स को नहीं उसमें हमें अध्ययन करना है। उसके आधार पर ही वस्तु के गति के अवस्थाओं के आधार पर ही यांत्रिकी को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है स्टैटिक्स या स्थितिगतिकी या स्थिति विज्ञान भी कहते हैं इसको, स्थिति विज्ञान इसको कहते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? ये यांत्रिकी की ऐसी शाखा है जिसमें किसी वस्तु का अध्ययन तब किया जाता है जब वह बाह्य बलों के अंतर्गत हो और साम्यावस्था में हो, या कोई वस्तु जब बाह्य बल के प्रभाव के अंतर्गत साम्यावस्था में हो। ऐसी स्थिति में किसी वस्तु की गति के अध्ययन या ऐसी स्थिति में वस्तु के बारे में अध्ययन करना आपके स्थिति विज्ञान के अंतर्गत आता है। साम्यावस्था में होने का मतलब वो आपको स्टैटिक्स स्टेट में कह सकते हो कि वो एक स्थिर अवस्था में है। और इस यांत्रिकी की जो दूसरी ब्रांच है वो होती है शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी या इसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। क्योंकि देखिए यांत्रिकी में हमेशा वस्तु की गति का ही अध्ययन करना है, इसलिए वो किस फोर्स के अंतर्गत और कैसा वो अपना कैरेक्टर शो कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया कि वस्तु बाह्य बल के प्रभाव के अंतर्गत तो है लेकिन वह साम्यावस्था में है, तब उसकी गति के अध्ययन करना है। और प्योर काइनेमेटिक्स में जो है या काइनेमेटिक्स शुद्ध गतिकी में जो है, यहाँ पर ये यांत्रिकी की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें वस्तु गतिक अवस्था में तो होता है लेकिन वह किस कारण से गतिक अवस्था में है उसका अध्ययन यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, उसके उत्तरदायी कारकों की बात न करके वस्तु गतिक अवस्था में है उसका अध्ययन हम शुद्ध गतिकी के अंतर्गत करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कहा जाएगा जिसमें न्यूमेरिकल में कि कोई वस्तु या कोई भी वाहन सड़क पर सरल रेखीय गति 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रही है, तो इतनी दूरी को कितने समय में तय कर लेगी। अब किसी भी वस्तु को गतिक अवस्था में होने के लिए अनिवार्य कंडीशन क्या है, उस पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए। यदि फोर्स कार्य नहीं कर रहा है तो वस्तु गतिक अवस्था में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, वस्तु गतिक अवस्था में है। हमने बताया कि कार या वाहन गतिक अवस्था में है, लेकिन उसके लिए कौन सा रीज़न है, किसकी वजह से वस्तु गतिक अवस्था में, उसके अध्ययन यहाँ पे नहीं करना है। वो आपका प्योर काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आएगा, ये काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है। और तीसरा आपका होता है डायनेमिक्स या गतिकी। तीसरा है डायनेमिक्स या गतिकी। तो ये क्या है, ये सब तीनों के तीनों पार्ट आपके मैकेनिक्स के ही हैं। सभी में वस्तुओं की गति का ही अध्ययन करना है। इसमें क्या है, वस्तु साम्यावस्था में होगी बाह्य बलों के अंतर्गत। यहाँ पर वस्तु गतिमान तो है लेकिन उसके कारकों का अध्ययन नहीं करना है, किस वजह से वो गतिमान है। और तीसरा जो पार्ट मिलता है ये भी मैकेनिक्स का ही पार्ट है या यांत्रिकी का वह भाग जिसमें हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ वस्तु किस बाह्य बल के अंतर्गत गतिमान है उसका भी अध्ययन करते हैं, वो आपकी गतिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस तरीके से किसी वस्तु में गतिक अवस्था है और उस गतिक अवस्था में कौन से किस तरीके की किस कैटेगरी का आपका ये गति हो रही है, यांत्रिकी कौन सा इसमें वर्क करेगा, वो आपका इस तरीके से तीनों तरीके में डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं। अब वो आपको पढ़ना होगा कि वस्तु की गतिक अवस्थाएं किस तरीके से हैं और किसी भी वस्तु की गतिक अवस्था का निर्धारण हम कैसे करेंगे।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया गया कि अगर दो व्यक्ति एक साथ एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे हों ठीक है, और एक दूसरे के आमने सामने की सीट पर बैठे हों, ऐसी स्थिति में वो एक दूसरे के सापेक्ष ये सोचेंगे कि हम गतिक अवस्था में नहीं हैं, हम दोनों तो साथ साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो हैं बैठे हुए हैं। लेकिन जो यात्री, जो आपका पैसेंजर दूसरा स्टेशन पे बैठा होगा, वो क्या देखेगा, पूरी की पूरी ट्रेन और दोनों व्यक्ति भी एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान हैं, पूरी की पूरी ट्रेन हमारे सापेक्ष गतिक अवस्था में। तो यहाँ ऑब्जर्वर की बात को समझेंगे। एक ऑब्जर्वर जो एक दूसरे के सामने बैठा हुआ, वो कह रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के सापेक्ष है। एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, विरामावस्था में, हम दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन वो दूसरा एक तीसरा व्यक्ति जो आपका स्टेशन बैठा हुआ, वो क्या कह रहा है कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है हमारे सापेक्ष गतिक अवस्था में चल रही। तो किसी वस्तु की गतिक अवस्था का जो वास्तविक निर्धारण है वह इस तरीके से नहीं किया जा सकता है देखकर। वो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट से या ऑब्जर्वर से क्लियर होगा कि वस्तु गतिक अवस्था में है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए किसी वस्तु की गतिक अवस्था को बताने के लिए, उसकी वास्तविक स्थिति को निर्धारित करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु की कल्पना करते हैं। संदर्भ बिंदु क्या होता है, एक अक्षों का समुच्चय होता है जो खासकर हम लोग समकोणीय अक्षों का या लंबवत अक्षों का प्रयोग करते हैं, और इन लंबवत अक्षों के कटान बिंदु को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। उस रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति और गति का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे हमें ये टॉपिक पढ़ना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है या निर्देश बिंदु क्या होता है, निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात किसके संदर्भ में वस्तु गतिमान है, वहाँ से ये बताया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया गया है, बुक में भी दिया गया है कि अगर ये कहा जाए कि आपका घर विद्यालय से 2 किलोमीटर दूरी पर है, ऐसे जनरली ये बात कहा जाए, तो अगर हम मान लें कि सेंटर हमारा ये आपका इंस्टीट्यूशन है या विद्यालय है, स्कूल है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी किस डायरेक्शन में है कोई पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर दूरी का एक सर्किल बना लें। अब हमें यहाँ से ये पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती है कि वस्तु उस व्यक्ति का घर किस डायरेक्शन में है, हालांकि 2 किलोमीटर दूरी पर है, ये तो क्लियर है। तो ये जानकारी हमारी अधूरी है। इससे किसी भी व्यक्ति का या उस वस्तु का एक्यूरेट पोजीशन हम नहीं बता सकते हैं, स्थिति का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं जिस तरीके की जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके लिए क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि स्कूल से किस डायरेक्शन में उस व्यक्ति का घर 2 किलोमीटर दूरी पर है। अब ये जाके उसकी पूरी जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी। अर्थात ये कि इसका जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का, उसके साथ साथ इसमें डायरेक्शन का होना भी अनिवार्य है। ऐसे ही कोई इवेंट की बात जब की जाएगी, कोई भी घटना जब घटित होगी, घटना घटित होने का मतलब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है कि नहीं है। अगर गतिमान अवस्था में है तो क्या होता है, उसकी स्थिति उसके समय के साथ बदलती जाती है। तो उस इवेंट में क्या होगा, जैसे यहाँ पर डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन का होना अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर टाइम का होना अनिवार्य है। अर्थात टाइम के साथ उसकी स्थिति का बदलना अनिवार्य होता है। तो इसको स्पष्ट रूप से देखने के लिए, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक कार्तीय निर्देशांक के हम कल्पना करते हैं, जिसको समकोणिक अक्षों से दिखाया जाता है इस तरीके से। इसका ये अक्ष एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड, इन तीनों एक्सिस के जो कटान बिंदु होता है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु, जिसके सापेक्ष किसी भी वस्तु की स्थिति का निर्धारण हम आसानी से और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो निर्देश तंत्र में क्या मिला, ये आपका एक संदर्भ बिंदु मिला, जिसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं या रेफरेंस पॉइंट कह रहे हैं।
और एक अक्षों का समुच्चय मिला है, ये एक्स वाई जेड, ये आपका एक एक्सिस मिला है अक्षों का, एक एक्स अक्ष है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस। इन अक्षों के समुच्चय के साथ एक रेफरेंस पॉइंट, साथ ही साथ इसमें क्या चाहिए आपको, अगर कोई भी इवेंट हो रही है आपके एक्सिस से क्या होगा, आपके डायरेक्शन को बता देगा किस डायरेक्शन में है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये नहीं पता चलेगा कि टाइम वस्तु गतिक अवस्था में है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम को भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करें। जैसे कोई वस्तु अगर किसी भी प्लेन में, किसी मैदान में कह सकते हो, किसी प्लेन में यहाँ पर स्थित है, तो इसकी वास्तविक स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ पे एक हम नॉर्मलिटी खींच देंगे। अभी हमको पता चल जाएगा कि ये वाई एक्सिस पर कितना दूरी पर है, ये डिस्टेंस कितना है, वाई वाला तो है ये, तो इसको लिख देंगे वाई से, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस आपको पता ही होगा, तो एक्स से लिख दिया, एक्स और वाई। अब इसका जो कोऑर्डिनेट बन गया, वास्तविक जो स्थिति है वो एक्स वाई पे है, यहाँ से इस तरीके से देखा जा सकता है। अगर केवल एक्स एक्सिस पे स्थित होगा ये डिस्टेंस मिल जाएगी, वाई पे होगा ये मिल जाएगा, जेड पे होगा तो यहाँ से मिल जाएगा। अगर प्लेन में है तो एक्स वाई मिल जाएगा, उसकी वास्तविक पोजीशन मिल गई, ठीक है। अगर यही स्पेस में हो अर्थात इस रूम में हो तो हमें एक्स से भी इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको एक्स मान लीजिए, वाई और ऊपरी सिरा को जेड मान सकते हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पर स्पेस में होगा कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके मोशन का निर्धारण करना है, तो हमें वो एक्स एक्सिस पे भी मिलेगा, वाई पर भी मिलेगा और फिर जेड पे मिलेगा। तो इसका वाला जो जेड पोर्शन होगा हमारा, वास्तव में इसको दिखाने के लिए यहाँ बनाया गया वो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन बन जाएगी जेड, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि कोई भी वस्तु की पोजीशन कितने दूरी पर है वो आपका इस तीनों कोऑर्डिनेट की सहायता से दिखाया जा सकता है। लेकिन किसी वस्तु की गतिक अवस्था को चूँकि यहाँ पे हमें बताना है, वस्तु उस रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष गतिमान है कि नहीं है उसको बताना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे टाइम को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे टाइम को इंक्लूड करने का मतलब ये हुआ कोई वस्तु गतिमान है तो टाइम के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। अगर ये अभी यहाँ पर है एक्स वाई जेड पर है, कुछ समय बाद इसकी पोजीशन बदल जाए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x1 y1 और z1, ठीक है। लेकिन ये किसके साथ चेंज हुआ है, टाइम के साथ चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमें टाइम को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड और टी, यही आपका कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थात एक संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट, एक अक्षों का समुच्चय और इस घड़ी से बने, घड़ी या समय से मिलकर बने हुए एक सिस्टम को या निकाय को हम कहते हैं निर्देश तंत्र, ठीक है। सीधे सीधे समझेंगे, एक संदर्भ बिंदु, अक्षों का समुच्चय एक्स वाई और जेड और समय से मिलकर बने हुए एक निकाय को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, निर्देश तंत्र क्या होता है, और समझ में भी जल्दी नहीं आता, तो समझने का प्रयास करें। किसी वस्तु की गतिक अवस्था का निर्धारण करने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है या निर्देश तंत्र की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए आपको एग्जाम्पल बताया गया कि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में भी हो सकती है और उसके सापेक्ष किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष हुआ विरामावस्था में भी हो सकती है। जैसे वायुयान जो आपका स्पेस में गतिक अवस्था में है, उसमें बैठे हुए जितने पैसेंजर्स होंगे, वायुयान और पैसेंजर का एक दूसरे के सापेक्ष वो विरामावस्था में है, वो गतिक अवस्था में नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति, जो ऑब्जर्वर यहाँ पृथ्वी से देखेगा, उसके सापेक्ष वो वायुयान गतिक अवस्था में होगा। तो जो गति की अवस्था होती है वो हमेशा सापेक्षिक होती है, रिलेटिव होती है। किसके रिलेटिव आप बात कर रहे हैं उसको यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा, उसको दर्शाने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है, निर्देश तंत्र की ज़रूरत होती है। निर्देश तंत्र की ज़रूरत इसलिए वह समतल में है या फिर स्पेस में गतिमान है, उसके लिए तीनों एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट की सहायता से विथ टाइम को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, एक निर्देश तंत्र का निर्माण करते हैं और किसी भी गतिमान वस्तु के अवस्था को हम बता सकते हैं कि गतिक अवस्था में है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्देश तंत्र को आप लिख लीजिएगा। परिभाषा, एक संदर्भ बिंदु, अक्षों का समुच्चय
तथा समय से मिलकर बने एक निकाय को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र आपका दो प्रकार का होता है। पहला जो है वह जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, ये एक ऐसा निर्देश तंत्र होता है, ठीक इसी प्रकार से होगा, लेकिन ये किस में फॉलो करेगा किस में नहीं करेगा उसकी बात करता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र एक ऐसा निर्देश तंत्र होता है जिसमें न्यूटन के नियम का पालन किया गया, और न्यूटन के नियम का पालन करने का मतलब वस्तु गतिमान अवस्था में है कि नहीं है, वो F = mS है, अर्थात उसके पहला जड़त्वीय नियम जो है वहाँ से प्राप्त करेंगे। अगर किसी वस्तु पर कार्यरत बाह्यबल का मान शून्य है तो वह एक समान वेग से गति करेगा, तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम न्यूटन के नियम का पालन करा सकते हैं। कब? जब कोई वस्तु किसी प्लेन में गतिमान हो, समतल में गतिमान कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखा में गति कर रही हो, तो वहाँ पर न्यूटन के नियम का पालन करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु किसी भी सर्कुलर पथ पे गतिमान हो तो वहाँ पर हम इस रूल को फॉलो नहीं करा सकते हैं। उसके लिए हमें दूसरे नियम की ज़रूरत पड़ती है, जो आपने यहाँ पढ़ेंगे आगे। अब केंद्र बल कार्य करता है F = mv²/r, तो वहाँ पर ये फार्मूला हमारा फेल हो जाएगा न्यूटन का, जहाँ पर कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गतिमान होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो इनर्शियल ना होकर वो नॉन इनर्शियल हो जाएगा, अर्थात अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाता है। ठीक है, तो निर्देश तंत्र के दो प्रकार मिल जाते हैं हमें, एक तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया, दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसको हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इस तरीके से निर्देश तंत्र दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, किसी वस्तु की गति की अवस्था क्या होगी, विरामावस्था क्या होगा, और किसी वस्तु की गति के अध्ययन करने के लिए हम मैकेनिक्स का सहारा लेते हैं। मैकेनिक्स में वस्तु किस प्रकार से गतिमान है, अर्थात वह साम्यावस्था में है, किस फोर्स के अंतर्गत गतिमान है, फोर्स का उसमें इंक्लूजन होगा कि नहीं होगा, उसकी बात हो गई। और प्योर काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की बात हो गई। और फिर किसी वस्तु की गति का वास्तविक निर्धारण करने के लिए जो हमें मेन तंत्र की ज़रूरत थी, जिसे निर्देश तंत्र कहते हैं, उसकी भी चर्चा यहाँ पर हो गई, जिसकी सहायता से किसी वस्तु की गति का निर्धारण किया जा सकता है कि वस्तु गति की अवस्था में है, किस पॉइंट के सापेक्ष, किस रेफरेंस के सापेक्ष गति की अवस्था में है या नहीं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग किसी वस्तु की गति कितने तरीके की हो सकती है उसकी बात करेंगे, जिसमें आपके मुख्यतः 3 प्रकार का कोई भी वस्तु गति कर सकती है। एक सरल रेखीय गति हो सकता है, दूसरा वृत्तीय गति हो सकता है, और तीसरा दोलनीय गति हो सकती है। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार की गतियों के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।